वैसे तो प्लेन का सफ़र बहुत आरामदायक होता है, लेकिन अगर यही प्लेन हाईजैक हो जाए तो सोचो कैसा लगेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे प्लेन हाईजैक की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने उस समय पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। और ये 7 दिनों तक ये थ्रिल, खौफ, दहशत का आलम चला था। और ये प्लेन हाईजैक भारत का सबसे खतरनाक प्लेन हाईजैक साबित हुआ। तो क्या है इस पूरे प्लेन हाईजैक की कहानी, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल समय होता है 1999 का, तारीख 24 दिसंबर, जगह नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है न्यू दिल्ली के लिए और फ्लाइट होती है IC814। ये एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। नेपाल से दिल्ली का जो सफ़र होता है वो करीब पौने 2 घंटे का सफ़र होता है। लेकिन इस बीच जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो थोड़ी देर के बाद में उसी फ्लाइट में 5 लोग नमूदार हो जाते हैं। उनमें से 4 लोग पैसेंजर्स वाले केबिन में रहते हैं और एक व्यक्ति कॉकपिट में चला जाता है। और कैप्टन देवी शरण, जो उस समय फ्लाइट के पायलट थे, उनके सर पर गन रख देता है, यानी प्लेन हाईजैक हो चुका था। और ये समय होता है 4:40 शाम का वक्त होता है। एक बार फिर से तारीख याद कीजिए, शाम का वक्त 4:40, 24 दिसंबर 1999, यानी आज से करीब करीब 24 साल पहले की कहानी, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, शरद यादव उड्डयन मंत्री थे और जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। दरअसल इस प्लेन को दिल्ली जाना था। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसमें करीब पौने 2 घंटे का समय लगता है और उसी एतबार से प्लेन में फ्यूलिंग की जाती है, ईंधन भरा जाता है। बस थोड़ा बहुत ही फ्यूल ज़्यादा रखा जाता है ताकि अगर किसी वजह से लैंडिंग में कोई दिक्कत हो और दोबारा से टेक ऑफ करने की ज़रूरत पड़ जाए तो कम से कम फ्लाइट को सर्वाइव किया जा सके। ये फ्यूल की कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि इस फ्यूल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इस पूरी कहानी में। बहरहाल जब इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है तो दरअसल इसको दिल्ली जाना था और इसका रूट बदल दिया जाता है। हाईजैकर्स ये कहते हैं कि अब इस प्लेन को आपको पाकिस्तान के लाहौर में उतारना है। लेकिन कैप्टन देवी शरण ये कहते हैं कि हमारे पास इतना ईंधन यानी फ्यूल नहीं है कि हम पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच सकें, क्योंकि हमें तो असल में इतनी फ्यूल भरना होता है कि हम दिल्ली तक पहुंच जाएं या थोड़ा सा कुछ और जाके जा सकें। इससे ज़्यादा हमारे पास फ्यूल होता नहीं है। तो जब ये पूरी कहानी कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को बताते हैं तो हाईजैकर्स कन्विंस हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि शायद वाकई में फ्यूल की कमी है। दरअसल ये कैप्टन देवी शरण की ये कोशिश थी, ये एक टैक्टिस थी कि वो हर हाल में भारत की बाउंड्री में रहें, भारत की बाउंड्री से बाहर न जाने पाएँ, क्योंकि अगर भारत की बाउंड्री से बाहर चले जाए तो तमाम मामला उनके हाथ से निकल जाएगा। तो इसी वजह से वो भारत की बाउंड्री में रह करके ही इस पूरी हाईजैकिंग की समस्या से निपटना चाहते थे। बहरहाल इस बीच उन्होंने इमरजेंसी का बटन दबा दिया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल को ये बात पहुंच गई थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। आखिरकार कैप्टन देवी शरण ने हाईजैकर्स को मना लिया कि हम अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड करेंगे और यहीं पर उसकी रिफिलिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे, जहाँ भी जाना होगा, पाकिस्तान, लाहौर या कहीं भी। तो बहरहाल इंडियन एयरलाइन IC814 शाम को 7:01 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को करीब 7 बजे ही, यानी उसकी लैंडिंग के ठीक 1 मिनट पहले इसकी जानकारी हुई थी। और ये तमाम चीज़ें जानकारी जब हो गई तो अब ये कोशिश की जाने लगी कि कैसे हाईजैकर से इस पूरे प्लेन को और उसमें जो सवार थे करीब करीब 186 पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर्स को लेकर के, उन्हें कैसे छुड़ाया जाए। हालांकि पंजाब पुलिस और स्नैप शूटर्स की मदद से जहाज को हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़ाया जा सकता था, लेकिन दिल्ली से NSG कमांडोज को भेजे जाने की बात कही गई और कमांडोज के वहां भेजे जाने तक ताखीर और डिले की टैक्टिस अपनाई गई और ये कोशिश की गई कि कुछ देर तक डिले हो जाए ताकि हम आसानी के साथ हर तरह से जब घेर लें और पूरी हिकमत अमली तैयार कर लें, तब हम हाईजैकर्स को अपने कंट्रोल में करें। ये कोशिश थी, लेकिन इस बीच हाईजैकर्स को शक होने लगा और शक इसलिए होने लगा था क्योंकि जो रिफिलिंग की प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी और इस बीच एक फ्यूल टैंकर प्लेन के सामने आकर के खड़ा हो गया था, जिसको लेकर के हाईजैकर्स ने लग गया था कि कोई ना कोई हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बस यहीं पर और दूसरे भी हाईजैकर्स कॉकपिट में आ गए और कैप्टन देवी शरण पर प्रेशर बनाने लगे कि हर हाल में यहाँ से फ्लाई करना है बगैर किसी रिफिलिंग के। हालांकि इतने ज़्यादा प्रेशर में भी कैप्टन देवी शरण ये कोशिश करते हैं कि हम जहाज़ को टेक ऑफ ना करें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो हाईजैकर्स जो होते हैं वो उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं 20 से, 19, 18, 17, 16, 15 और उसके बाद में जब कैप्टन देवी शरण को लगता है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है तो वो बटन ऑन कर देते हैं टेक ऑफ के लिए। आखिरकार प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन चूंकि सामने टैंकर खड़ा हुआ था
तो बस मामूली सी छूते छूते बचा। यूं समझिए कि एक्सीडेंट होते होते बच गया। आखिरकार फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट से लाहौर की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि लाहौर की एविएशन अथॉरिटी ने इस फ्लाइट को अपने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं दी। कैप्टन देवी शरण कोशिश करते रह गए, लेकिन लाहौर अथॉरिटी ने इनकार कर दिया कि किसी भी सूरत में आप यहाँ पर नहीं उतर सकते हैं। अब एक दिक्कत यहाँ पर थी कि बहुत तेज़ी के साथ फ्यूल कम होता चला जा रहा था, क्योंकि फ्यूल तो उतना ही होता है कि एक लिमिटेड डेस्टिनेशन को कवर कर लिया जाए, थोड़ा बहुत उसके आगे भी जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो अमृतसर और फिर अमृतसर से लाहौर तक पहुँच गए थे, तो जाहिर है कि फ्यूल की दिक्कत तो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। और सबसे ज़्यादा देवी शरण को यही टेंशन था कि अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि ये प्लेन क्रैश कर जाएगा। देवी शरण के माथे पर पसीना टपक रहा था, क्योंकि देवी शरण ही थे जिनके कंधों पर करीब करीब 186 लोगों की जिम्मेदारी थी, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो जब यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाती है लाहौर अथॉरिटी की तरफ से, तो कैप्टन देवी शरण मजबूरन एक बार राउंड अप करते हैं और एक जगह देखते हैं कि ऊपर से नज़र आता है कि कुछ लाइट्स नज़र आ रही है, तो सोचते हैं कि लाओ यहाँ पर लैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये रोड की ट्रैफिक की लाइटें ऊपर से चमक रही थी। जाहिर है कि इस हालत में अगर वो लैंड कर जाते तो न केवल ये कि ये पूरा प्लेन क्रैश कर जाता, बल्कि उस जगह पर ट्रैफिक पे जितने लोग होते ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग मारे जाते। तो ये कैप्टन देवी शरण ने एक बार फिर से डिसीजन लिया कि जैसे ही नीचे आए और फिर देखा कि यहाँ पर लैंड करना मुनासिब नहीं है, फिर एक बार फिर से टेक ऑफ कर लिया। और एक बार फिर सोचिए कि ईंधन लगातार कम होता जा रहा था और इस दौरान प्रेशर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। कैप्टन देवी शरण के पास क्रैश लैंडिंग के और सबके मारे जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जब कैप्टन देवी शरण आखिरी उम्मीद के सहारे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाहौर से, तो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम इतनी देर के लिए यहाँ पर उतर सकते हो कि यहाँ पर रिफिल करो, ईंधन भरो और तुरंत यहाँ से टेक ऑफ कर जाओ। बहरहाल कैप्टन देवी शरण जब ये इजाज़त पाते हैं तो उनके जान में जान आती है और आखिरकार वो लाहौर के उस एयरपोर्ट पर IC-814 को लैंड करते हैं और रिफिलिंग होती है। रिफिलिंग होने के बाद में वो अपने वादे के मुताबिक वहाँ से एक बार फिर से टेक ऑफ करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन की कमी थी, लेकिन टेंशन इस बात की थी कि वो लगातार उनके सर पर बंदूक थी, तो ये टेंशन तो बहरहाल थी और उनके कंधों पर जिम्मेदारी भी थी, लेकिन इस बात की टेंशन नहीं थी कि आप प्लेन क्रैश हो जाएगा आसानी के साथ। बहरहाल जब कैप्टन देवी शरण वहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता था कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है। और अभी तक ये था कि कैप्टन देवी शरण हमेशा से ट्रैफिक कंट्रोलर के इशारे पर काम करते थे, लेकिन अब वो हाईजैकर्स के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर थे। हाईजैकर्स जैसा कहते थे कैप्टन देवी शरण वैसे ही करते थे। बहरहाल अब एक बार फिर से ये अनजान सफ़र पर निकल पड़ता है, लेकिन अगली मंजिल इसकी दुबई होती है और दुबई में इसकी लैंडिंग होती है 25 दिसंबर रात के करीब करीब 3 बजे का समय होता है। जब ये लैंडिंग होती है तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और दुबई के एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत होती है और बताया जाता है कि आप वहाँ से उस फ्लाइट को टेक ऑफ ना होने दीजिए, लेकिन दुबई इंतज़ामिया इसको इनकार कर देती है और ये कहती है कि हम इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ फ़्लाइट उतरी है, बस इतना हम कर सकते हैं कि इनसे बातचीत करके हम आपकी मदद करेंगे और वो मदद ये होगी कि जो भी इस बीच में ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि इस दौरान हाईजैकर्स ने कई सारे लोगों को चाकू मार के ज़ख्मी कर दिया था, तो जो भी ज़ख्मी हुए हैं हम उन ज़ख्मियों को आपके लिए उतार लेंगे और फिर हम इनको यहाँ से जाने देंगे। आपको एक चीज़ और बता दें कि इस बीच जब ये अमृतसर और लाहौर और फिर इसके अलावा दुबई ये तमाम चीज़ें चल रही थी, इस बीच एक शख्स जिसका नाम था रुपिन कतियाल को हाईजैकर्स ने चाकू मार दिया था और इतना ज़्यादा चाकू मार दिया था कि इनकी ब्लीडिंग लगातार होती रही थी और ब्लीडिंग की वजह से रात में किसी वक्त इनका निधन हो गया। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रत्ना सहगल, वो उससे बिल्कुल अनजान थी। दरअसल ये बिल्कुल नया कपल था, जोड़ा था, इसकी शादी हुई थी और ये दोनों नेपाल गए थे हनीमून मनाने के लिए, वहाँ से वापस लौट रहे थे। बहरहाल रचना सहगल अपने पति की मौत से बिल्कुल अनजान थी और आखिरकार रुपिन कतियाल की ब्लीडिंग से मौत हो गई। तो रुपिन कतियाल की लाश और लोग जो कि ज़ख्मी हुए थे उनको फ्लाइट से दुबई में उतार लिया गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई और आखिरकार इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वहाँ से अपने देश बुला लिया। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि जब रुपिन कतियाल की लाश और ज़ख्मियों की तादाद जब भारत पहुँची तो भारत में बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया
अभी तक ये था कि इस पूरे घटना को लोग टीवी पर देख रहे थे, रेडियो पर सुन रहे थे, लेकिन जब वो लोग जख्मी होकर के वापस लौटे हैं इंडिया और रुबिन कतियाल की लाश वापस लौटी है इंडिया, तो पूरे देश में तहलका मच गया। और आपको दिलचस्प बात बताएं कि वहाँ पर भारत के ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के दौरान ये जो फैमिली के लोग थे, यानी जो हॉस्टेजेस के फैमिली के लोग थे, वो लोग चले गए और जाकर के हंगामा करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में हमारे परिवार के लोगों को बचाया जाए। हम नहीं जानते हैं कि इसके बदले में आपको क्या चुकाना पड़ेगा। हर हाल में हमारे परिवारजनों की जान कीमती है और इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लोग हवाला देने लगे कि जब रूबिया सईद का अपहरण हुआ था तो उसके बदले में आपने किस किस को छोड़ा था, वो चीज़ याद कीजिए। जो उनकी डिमांड हो हॉस्टेजेस के लिए वो सब कुछ कीजिए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी और इसी प्रेशर के नतीजे में इंडियन गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन के लिए सोचना शुरू कर दिया। पहले तो ये प्लानिंग थी कि हाईजैकर्स को टेक डाउन किया जाएगा और हर हाल में उनको मार गिराया जाएगा। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और चूंकि फ्लाइट वहाँ से दुबई से भी निकल चुकी थी, लेकिन अब दुबई से निकलने के बाद कहाँ जा रही थी ये इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। पता तो जब चला जब ये फ्लाइट दुबई से काबुल की तरफ रवाना हो गई अफ़गानिस्तान में, और काबुल में उस वक्त आपको पता है कि तालिबान की सरकार चल रही थी, 1999 की बात है और इत्तेफाक से इस वक्त भी तालिबान ही की सरकार है। तो बहरहाल काबुल में उतरने की इजाज़त नहीं मिली किसी वजह से और उसको डाइवर्ट कर दिया गया कंधार की तरफ और आखिरकार कंधार में जाकर के सुबह के वक्त करीब 8 बजे 26 दिसंबर को वो फ्लाइट लैंड करती है। और जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है तालिबान के लड़ाके उस पूरे फ्लाइट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जबकि भारत सरकार को ये जानकारी मिलती है कि ये फ्लाइट IC-814 दुबई से कंधार की तरफ चली गई है और कंधार में तालिबान के कंट्रोल में आ गई है, अब भारत सरकार टेंशन में आती है। अब यहाँ से नेगोशिएशन वाले मुद्रा में पहुँच जाती है और नेगोशिएशन की कार्रवाई शुरू होने से पहले 26 दिसंबर को मुसाफिरों को खाना दिया जाता है, यानी करीब करीब 50 घंटे तक न केवल भूख बल्कि वो डर और खौफ के साए में थे। अब मारे जाते हैं तब मारे जाते हैं। ये एक धुकधुकी सी बंधी हुई थी। 50 घंटों की इस लंबी मुद्दत के बाद मुसाफिरों को खाना दिया जाता है, लेकिन जाहिर है कि इस हालत में मुसाफिर क्या खाना खाते। बहरहाल जिसको खाना था थोड़ा बहुत खाया। आखिरकार समय आता है 27 दिसंबर का, जब विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू और इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अफसर अजीत डोभाल अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ अफगानिस्तान जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो बातचीत हो रही थी वो बराह रास्त तालिबान के साथ बातचीत नहीं हो रही थी भारत सरकार की, क्योंकि तालिबान को भारत सरकार रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था। ये जो बातचीत हो रही थी वो पाकिस्तान के चैनल के थ्रू हो रही थी, यानी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के थ्रू ये तमाम चीज़ें हो रही थी। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, ये तीनों देश इसमें आखिरकार इन्वॉल्व हो ही गए थे। बहरहाल जब नेगोशिएशन की शुरुआत होती है तो ये जो हाईजैकर्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई डिमांड कर रही, और डिमांड ये थी कि सज्जाद अफगानी की लाश, मौलाना मसूद अजहर सहित 36 कैदियों की रिहाई और 20 करोड़ अमरीकी डॉलर, इतने का मुतालबा किया गया था। लेकिन तालिबान के कहने पर सज्जाद अफगानी की लाश और पैसों की डिमांड को छोड़ दिया गया था। अब कैदियों के तबादले के बदले में इन हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाना था। आखिरकार नेगोशिएशन शुरू हुआ, लेकिन नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि 36 कैदियों के बदले में इनको छोड़ा जाना था और भारत सरकार को ऐसा लग रहा था कि 36 कैदियों को छोड़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो आखिरकार कई मरतबा ऐसा हुआ कि नेगोशिएशन फेल हो गया, बना फेल हो गया, ये तमाम चीज़ें चलती रहीं। आखिरकार 29 दिसंबर को ऑफिशियली ऐलान कर दिया जाता है कि ये बातचीत नाकाम हो गई है, नेगोशिएशन फेल हो गया। ये सुनकर के अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है और आखिरकार 30 दिसंबर को उधर से ऐलान कर दिया जाता है कि अब भारत सरकार अगर हमारी डिमांड को नहीं मानेगा तो हम सबको मार देंगे। भारत के अथॉरिटीज़ के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए भारत सरकार ने उनको और भी ज़्यादा नील डाउन करने का प्रयास किया और इस प्रयास के नतीजे में वो जो 36 कैदियों की डिमांड थी वो अब डिमांड आकर के सिर्फ 3 लोगों पर रुक गई, और वो 3 कैदी थे मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख। इन तीनों कैदियों को रिहा किया जाना था और इसके बदले में वो बकिया तमाम हॉस्टेजेस को रिलीज़ करेंगे। इस पर बात जाकर के बन गई और आखिरकार समय आता है 31 दिसंबर 1999। आखिरकार जो कि वज़ीर ख़ारजा थे जसवंत सिंह, वो इन तीनों कैदियों यानी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख, इन तीनों को अपने स्पेशल प्लेन में ले करके कंधार पहुंचते हैं और फिर तबादला होता है। उन्हें इन तीनों को सौंपा जाता है और पहले ही से तैयार शुदा गाड़ियाँ खड़ी थी, इसमें बैठाया जाता है और वो पाँचों हाईजैकर्स और ये तीनों लोग और भी दूसरे कुछ सिक्योरिटी के लोग गाड़ियों में सवार होकर के पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं।
अब उसके बाद बारी आती है इंडियन एयरलाइंस IC 814 की फ़्लाइट की। एक बार फिर से कैप्टन देवी शरण कॉकपिट में जाते हैं और वहाँ जा कर के जब इस बार वो कमान संभालते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि इस बार वो फ़्लाइट किसी अनजान सफ़र पर नहीं बल्कि वो दिल्ली के लिए आने वाले थे। कुल मिला के ये कहें कि IC 814 जब भारत के हुदूद में दाखिल होता है और दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरता है तो सारे लोग खुशी से झूम पड़ते हैं। कैप्टन देवी शरण को अपनी गोद में उठा लेते हैं, उनका ज़ोरदार स्वागत होता है और जितने भी सर्वाइवर्स थे वो लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, कहानियाँ बताते हैं, अपने प्यारों से गले मिलते हैं और फिर इस 7 दिनों की इस पूरे खौफनाक मंज़र को सबके सामने, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने बताया जाता है, कहानियाँ बनती हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। एक सवाल तो सबसे बड़े यही था कि क्या भारत इससे बेहतर कोई नेगोशिएशन कर सकता था? क्या भारत की ये पोजीशन थी कि भारत हाईजैकर्स की डिमांड को ठुकरा सकता था? और एक सवाल ये भी था कि क्या भारत ने इन तीनों मिलिटेंट्स को छोड़ करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये था कि जब करीब-करीब 48 मिनट का समय था अमृतसर एयरपोर्ट पर, तो भारत ने इतनी ज़्यादा तीव्रता क्यों नहीं दिखाई, तेज़ी क्यों नहीं दिखाई और इस गोल्डन चांस को जाने क्यों दिया? ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन चाहे जो भी सवाल हो, अब इन सवालों की इसलिए भी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं बचती है, क्योंकि उस समय जो कुछ भी फैसले लिए जा रहे थे, वो अकॉर्डिंगली लिए जा रहे थे, सिचुएशन के एतबार से लिए जा रहे थे। तो उस वक़्त जो सही लगा फ़ैसला लिया गया, अब चाहे उस फ़ैसले के बाद जो भी उसके आफ्टरमैथ्स रहे हों, उसकी कौन परवाह करता है। हालाँकि उसके बाद कई तरह की दिक्कतें हुई, क्योंकि यही नतीजा निकला कि मौलाना मसूद अज़हर की रिहाई के बाद जैश-ए-मोहम्मद की दागबेल डाली गई और वादी में दम तोड़ती अस्करियत पसंदी को एक बार दोबारा से ज़िंदा होने का मौका मिला और इसके नतीजे ही में 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हमला हुआ, यानी कई सारे इंसिडेंट्स हुए। तो बहरहाल अब इन सवालों की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, जो हुआ सो हुआ। बस यही कि सकुशल 185 लोग अपने घर वापस आ गए। दरअसल इस पूरे प्लेन में 191 लोग सवार थे हाईजैकर्स को लेकर के। 5 हाईजैकर्स को निकाल देंगे तो कुल 186 बचते हैं। रुपिन कत्याल की मौत हो गई थी तो 185 बचते हैं और उसमें से 17 लोग ज़ख्मी हुए थे, तो जाहिर है कि फिर ये आंकड़ा घट करके 168 आ जाता है और कुल 168 लोग जब दिल्ली आते हैं और अपने परिवार के लोगों के पास पहुंचते हैं, तो जाहिर है कि इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि 1999 के बाद अब तक 24 साल हो चुके हैं। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा एयरपोर्ट्स वगैरह पर टाइट होती है कि अब तक दोबारा भारत के किसी भी प्लेन को हाईजैक नहीं किया जा सका है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपको क्या कुछ कहना है और आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।